तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन साउथ कोरियन हॉरर एंथोलॉजी मूवी को जिसका नाम है अर्बन मैथ। काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं इसके अंदर। टोटल 10 कहानियां हैं जो कि काफी बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी मजा आने वाला है। इसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पहली कहानी का नाम है द टनल। हम गेहूं नाम के एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि अपनी एक डील फिनिश करते हुए आ रहा था। उसी वक्त उसको एक पुलिस वाला रोक लेता है और हड़बड़ी में वो अपनी कार में रखे हुए सारे ड्रग्स और पैसे को छुपा देता है। पुलिस वाला गेहूं से उसका लाइसेंस वगैरह मांगता है और पुलिस वाले को उस पर शक भी था कि कहीं वो कोई गलत काम करके तो नहीं भाग रहा। लेकिन वॉकी टॉकी में एक लेडी के मिसिंग न्यूज को सुनकर वो उसको जाने देता है क्योंकि वो ज्यादा जरूरी था। अब गेहूं वहां से निकलते हुए अपनी गाड़ी को तेज भगाकर टनल की तरफ ले जाता है और तभी उसकी वाइफ का फोन उसको आता है और वो उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पूछती है। गेहूं उसको बताता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक डियर आ गया था जिसकी वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो गया। खैर अब यहाँ पर वो गुस्से में अपनी वाइफ का फोन काट देता है और फिर अपने ग्लास शील्ड में कुछ फिंगर के निशान को नोटिस करता है। लेकिन वो चौंक जाता है क्योंकि फिंगरप्रिंट के निशान गाड़ी के अंदर की तरफ थे। खैर इसके बाद में वो गाड़ी को रोकता है और रूट मैप को चेक करते हुए अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलता है और अंदर एक बैग होता है जो कि खून से लहूलुहान था और उससे कुछ बाल भी उसको नजर आ रहे थे। अब गेहूं उस बैग पर अपना गुस्सा निकालते हुए बालों को कट करके फेंक देता है। असल में बात यही थी कि गेहूं ने ड्रग्स की हेराफेरी के चक्कर में गाड़ी तेज चलाते हुए एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था और उसी लाश को ठिकाने लगाने वो जा रहा होता है। अब गाड़ी को बढ़ाते हुए फिर से एक टनल के अंदर वो जाता है और वहां पर भी गेहूं को उसी लड़की के विजन्स आते हैं और वो एकदम घबरा कर उस बैग पर हथौड़े से हमला करने लगता है। लेकिन बैग से अचानक ही लाश गायब हो गई थी और ये देखकर वो एकदम ही डर जाता है और तभी टनल के अंदर के स्टोरेज बॉक्स से वो लाश बाहर निकलती है। गेहूं ये सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी में उसी लड़की की आत्मा गेहूं को हथौड़े से मार मार कर खत्म कर देती है और इसी के साथ में पहली कहानी खत्म हो जाती है। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत में पुलिस वाले को जिस लड़की के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था वो यही लड़की थी और उसकी आत्मा ने आकर गेहूं को मार डाला। दूसरी कहानी का नाम है द गर्ल इन द रेड। कहानी की शुरुआत में सोजिन नाम की एक लड़की एक फ्यूनरल अटेंड करने आई थी। जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम ह्योनजिन था और उसने खुद को ही खत्म किया और इसी चीज का डिस्कशन सोजिन अपने दोस्तों के साथ में कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि उसको ह्योनजिन की मौत से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और फिर सोजिन अपने घर चली जाती है और उसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में एक रेड ड्रेस वाली लड़की उसको घूरती रहती है। लेकिन सोजिन उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब सेम डे वो अपनी नेबर से मिलने जाती है, अपना इंट्रो देती है क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। अब वो अपने नेबर से उसी रेड ड्रेस वाली लड़की के बारे में पूछती है लेकिन नेबर ये कहती है कि ऐसे किसी को भी उसने आज तक यहाँ पर नहीं देखा है। अब तभी सोजिन अपनी नेबर को बाय बोलकर वहां से निकलती ही है लेकिन तभी वहां पर उसे फिर से वही रेड ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और वो घबरा कर अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने डोर के वीडियो कैमरा से बाहर की तरफ देखने पर उसको ह्योनजिन दिखाई देती है। तब हमको पता लगता है कि ये सिर्फ सोजिन का एक नाइटमेयर था और वो अपने डेस्क पर जाकर प्रेजेंटेशन पर काम करने का सोचती है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो अपने स्कूल की ईयर बुक जिसके अंदर काफी सारे फोटोज थे उनको देखती है और किसी भी फोटो के अंदर सोजिन ह्योनजिन के पास खड़ी नहीं थी। खैर अगले दिन फिर से वही ड्रेस वाली लड़की पार्किंग लॉट में उसको दिखाई देती है और वो फाइनली उसको कन्फ्रंट करने वाली थी लेकिन वो लड़की तभी अचानक से ही गायब हो जाती है। अब ये सब बातें सोजिन अपनी एक दोस्त से शेयर करती है तो उसकी दोस्त उसको ये कहती है कि तुम ह्योनजिन को सही ट्रीट नहीं करती थी और सोजिन गुस्से से अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उसके फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है तो वहां पर उसको वही रेड ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है और डर के मारे दूसरे फ्लोर्स पर जाने का सोजिन सोचती है लेकिन हर फ्लोर पे जाकर लिफ्ट रुकती थी तो वहां पर उसको वही लड़की दिखाई देती। सोजिन भागकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है कि तभी ह्योनजिन की आत्मा सोजिन को बालों से पकड़कर उसे बिल्डिंग के छत तक ले जाकर गिरा देती है और सोजिन की वहीं मौत हो जाती है। अब असल में स्कूल के पर्टिकुलर फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर ह्योनजिन को इंक्लूड होना था लेकिन उसको कोई भी एंटरटेन नहीं करता था और वो ये इग्नोरेंस नहीं झेल पाई और खुद को ही खत्म कर लिया। और अब उसी ईयर बुक को दिखाकर ये बताया जाता है कि अब अगली लड़की का नंबर आएगा और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पर सोजिन के साथ साथ उसकी बाकी दोस्तों ने भी यहाँ पर ह्योनजिन को इग्नोर किया था तो अब उनका नंबर भी आने वाला है और ह्योनजिन की आत्मा उन सबको भी मार डालेगी। तीसरी कहानी का नाम है टूथ वर्म्स। अब इस कहानी के अंदर हम चुंगजे नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक डेंटिस्ट है और उसके पास में एक पेशेंट आता है जिसके दांत में बहुत ही भयानक दर्द था और उसके दर्द का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि उस पेशेंट के सर तक बहुत दर्द था। अब चुंगजे इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद में एक्सरे प्रेफर करता है लेकिन एक्सरे के अंदर भी उसको खास जानकारी नहीं मिलती और वो पेशेंट को पेन किलर्स देकर रिविजिट करने को बोलता है। खैर थोड़ी देर के बाद में चुंगजे सिंक में अजीब तरह के वर्म्स को देखकर फिर से उस पेशेंट का एक्सरे चेक करने जाता है और उस पेशेंट ने ही सिंक में लास्ट कुल्ला किया था।
अब एक्सरे में अजीब से पैरासाइट्स रूट कैनाल में फंसे हुए नजर आते हैं। खैर अब चुंगजे अपने मेंटर से कनेक्ट करता है और मेंटर उसको लाइब्रेरी जाकर डीप रिसर्च करने की सलाह देता है। लाइब्रेरी के अंदर चुंगजे को पता चलता है कि ये पैरासाइट वर्म्स जो हैं वो इंसान के रूट कैनाल में अटैक करते हुए ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। उसको पता चलता है कि 1940s में पहली बार केसोंग क्लिनिक के अंदर इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए इन वर्म्स को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया था। लेकिन तभी नर्स का कॉल चुंगजे को आता है। वो पेशेंट क्लिनिक आया था और दर्द से चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर डॉक्टर को ये पता था कि इन वर्म से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उस आदमी का जबड़ा ही वो निकाल दे। लेकिन उस वक्त वो सारे वर्म्स पेशेंट के आंख तक पहुंच जाते हैं और वो पेशेंट ज़ॉम्बी की तरह चुंगजे के ऊपर हमला करते हुए उसकी गर्दन को काट लेता है और उसकी नर्स को भी मार डालता है। अब डॉक्टर के गर्दन के ऊपर भी वो वर्म्स थे और नर्स भी ज़ॉम्बी में बदल गई थी। यानी कि अब चुंगजे भी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बन गया था। और यहाँ पर हम खुद समझदार हैं कि अब दुनिया के सारे लोग एक एक करके एक दूसरे को मारकर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने वाले हैं। और इसी के साथ में ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। और मेरे हिसाब से ये वाली कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर 1940s के किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है जहाँ पर ये वर्म्स थे। मेरे ख्याल से ये किसी तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसके चलते यहाँ पर ये कुछ न कुछ हुआ है। कोई ना कोई फिर से पागल डॉक्टर होगा जिसने ये सब किया होगा, क्योंकि अपने आप ही इन वर्म्स का आना बहुत ही अजीब है। चौथी कहानी का नाम है नेक्रोमेंसी, यानी कि काला जादू और इस तरह की जो विद्या होती है। अब इस कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्तों से मिल पाते हैं जिनके नाम हैं हाईयुन और जीयुन। और ये दोनों एक दूसरे की काफी करीबी होती हैं, सेम इंटरेस्ट शेयर करती हैं और एक दूसरे से इन्होंने प्रॉमिस भी किया होता है कि दोनों में से जो कोई भी पहले मर जाएगा तो दूसरा मरने वाली की स्पिरिट को नेक्रोमेंसी परफॉर्म करके वापस बुला लेगा। अब यहाँ पर जो हाईयुन होती है वो सीरियसली जीयुन से प्यार करती है, लेकिन जीयुन सिर्फ उसको अपना अच्छा दोस्त समझती है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हाईयुन यहाँ पर खुद को ही खत्म कर लेती है। जीयुन लेकिन इस बात से सदमे में चली गई थी क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, ऊपर से सारी क्लासमेट्स उसको लेस्बियन कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। अब जीयुन को यहाँ पर हाईयुन की कही हुई नेक्रोमेंसी वाली बात याद आती है और जीयुन को यहाँ पर हाईयुन के लॉकर के अंदर से दोनों की ही रेप्लिकेटेड डॉल मिलती है और रिचुअल परफॉर्म करने का तरीका भी मिलता है। यानी कि वो श्योर थी कि उसकी दोस्त उसके लिए नेक्रोमेंसी वाला रिचुअल करेगी। अब जीयुन ने हाईयुन के नेल्स उस डॉल में डालकर नेक्रोमेंसी शुरू कर दी ताकि हाईयुन की सोल वापस आ जाए। लेकिन जब वो डायरी के कुछ पेजेस को बाद में चेक करती है तो वो ये कहता है कि सोल रिटर्न तो होगी लेकिन वो बिल्कुल इंसानी नहीं होगी और उसको इंसान का मीट चाहिए होगा खुद को जिंदा रखने के लिए। और तभी अचानक से हाईयुन की आत्मा जीयुन के सामने आकर उसको ही जिंदा चबा जाती है। अब आगे हम ये देख पाते हैं कि मिरर के सामने तो हाईयुन खड़ी हुई थी, लेकिन मिरर के अंदर हम जीयुन को देख पाते हैं। यानी कि अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले हैं। यानी कि मरी हुई लड़की ने यहाँ पर जिंदा लड़की की बॉडी को पजेस कर लिया था और ये दोनों ही एक हो चुके थे। और इसी के साथ में नेक्रोमेंसी वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पांचवी कहानी का नाम है द वॉल। अब कहानी की शुरुआत में हम जुयोंग नाम के एक लड़के से मिल पाते हैं जो कि आज ही नया फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ है। उसका दोस्त उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है जो उसको एक स्टील डील मिली थी, मतलब वो फ्लैट उसको काफी सस्ते में मिल गया था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उसे वॉल से लगातार नॉक नॉक करने की आवाज आती है और वो आवाज रात भर सुनाई देती है, जिस वजह से जुयोंग बिल्कुल सो नहीं पाता। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तो उसको एलिवेटर में एक लड़की मिलती है जो कि काफी फ्रेंडली और उसकी नेबर भी थी। उस लड़की का स्कार्फ भी एलिवेटर से निकलते वक्त गिर जाता है, लेकिन जुयोंग को ये सब एक सिग्नल लगता है जैसे कि वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो और उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद से वही लड़की रात भर नॉक नॉक कर रही होगी ताकि वो जुयोंग के करीब आ सके। अब उस रात जब वो घर आता है तो उसे वॉल से फिर से नॉक नॉक की आवाज आती है। जुयोंग को ये लगता है कि उसी लड़की ने उसके साथ डेट पर जाने के लिए ऐसा किया होगा और इसलिए वो उसको फ्राइडे डिनर पर इन्वाइट कर लेता है और रिप्लाई में उसको फिर से नॉक नॉक सुनाई देता है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो मान गई है। अब अगले दिन मॉर्निंग में दोनों फिर से मिलते हैं और एलिवेटर के अंदर जुयोंग के नॉक नॉक वाली हरकत से वो लड़की काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो बिना कुछ कहे चली जाती है। अब उसी रात जुयोंग उस लड़की का काफी इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती और स्कार्फ के बहाने से वो उस लड़की को चेक करने जाता है, लेकिन उसके सरप्राइज के चलते वो घर एकदम बिखरा हुआ था और उस वॉल की जगह में तो कबर्ड लगा हुआ था और हम न्यूज़पेपर में एक न्यूली वेडेड मिसिंग कपल की न्यूज भी देख पाते हैं। खैर अब जुयोंग गुस्से में अपने घर जाता है और उस वॉल को तोड़ देता है जहाँ से नॉक नॉक की आवाज आया करती थी और शॉकिंगली उसको वहां से उसी न्यूली वेडेड कपल की बॉडी मिलती है
और जू योंग के घर अचानक से भूकंप आने लगता है और एक अनजानी शक्ति जू योंग को उठाकर एक दूसरे पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में ले जाती है। और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि जू योंग ही उस न्यूली वेडेड कपल का कातिल था और डेड बॉडीज मिलने के बाद में वो वहां से भाग गया और इसी के साथ में ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जू योंग तो वहां पर भागा नहीं था, बल्कि उसको ये आत्माएं अपनी दुनिया में ले गई थी, यानी कि उसको भी खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि जू योंग को यहाँ पर कातिल के रूप में पेश किया गया, लेकिन जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। या तो ये हो सकता है कि जू योंग उस लड़की से प्यार करता होगा और उसने उन दोनों को ही मार दिया और उसके बाद में उसने सस्ते में ये अपार्टमेंट लिया और इसी की दीवार में उसने उन दोनों को चिन दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि डेड लोग जो हैं वो उसको लेने आ रहे हैं। छठी कहानी का नाम है द क्लोजेट। तो जी हाई नाम की एक लड़की को हम देख पाते हैं जो कि थ्रिफ्ट स्टोर से एक सस्ता क्लोजेट अपने घर के लिए ढूंढ रही थी। उसको एक क्लोजेट पसंद भी आता है और उसका ओनर जी हाई को मिलने बुलवाता है। जी हाई को वो क्रीपी लगता है, लेकिन वो क्लोजेट का डिजाइन एकदम एंटीक था और ओनर उसको फ्री में देने की बात भी करता है। तो जी हाई फ्री के चक्कर में मान जाती है। और जब भी कोई चीज फ्री होती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर कीमत आप होते हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। खैर जब क्लोजेट डिलीवर होने आता है तब जी हाई का फ्रेंड ये कहता है कि सेम क्लोजेट के बारे में उस ओनर ने उसको 1 मंथ पहले बताया था, लेकिन ओनर ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसने वो क्लोजेट बेच दिया है। लेकिन अब उसने जी हाई को ये क्लोजेट दे दिया था और वो भी बिल्कुल फ्री में, जो कि काफी अजीब बात थी। जी हाई उसके फ्रेंड से कहती है कि शायद ओनर को तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया होगा और उसी रात जी हाई को नाइटमेयर्स आते हैं कि बहुत सारे हाथ उसको चोक कर रहे हैं और वो डर कर उठ जाती है। अब अगले दिन वो अपने फ्रेंड से ये डिस्कस करती है और उसका फ्रेंड रेड बीन्स बांधकर क्लोजेट पे टांगने को कहता है ताकि वो बैड लक को वहां से हटा पाए। अब जी हाई वैसा ही करती है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर में जी हाई का ब्लैंकेट कोई खींच देता है और जब वो उस क्लोजेट को चेक करने जाती है तब उस क्लोजेट का ओनर उस पर हमला कर देता है। असल में बात ये थी कि उस थ्रिफ्ट स्टोर का जो ओनर होता है वो सिर्फ यंग लड़कियों को ही टारगेट करते हुए क्लोजेट सेल कर देता है और बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद में उसी क्लोजेट में छिपकर उन पर अटैक करता है और इस बार जी हाई उसका टारगेट थी। अब यहाँ पर वो जान लगाकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो ओनर धोखे से जी हाई को मार डालता है और इसी के साथ में हमारी छठी कहानी खत्म हो जाती है। एंड ऑनेस्टली ये वाली कहानी काफी क्रीपी थी, यानी कि यहाँ पर भूत प्रेत तो नहीं थे, लेकिन इंसान भी भूत प्रेतों से कम नहीं होते। 7वीं कहानी का नाम है गोस्ट मैरिज, यानी कि भूतिया शादी। इस कहानी की शुरुआत में हम जुंग जे जून नाम के एक व्यक्ति को कॉर्पोरेट कंपनी के एक इंटरव्यू को अटेंड करता हुआ देख पाते हैं, जो कि आई एम श्योर कि हम सब ने कभी ना कभी किया होगा। मैंने भी ढेर सारे इंटरव्यूज दिए हैं और लिए भी हैं, लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को छोड़कर इंटरव्यूअर उससे काफी अजीब से सवाल पूछती है, जैसे कि उसकी जन्म तिथि क्या थी, यानी कि उसका बर्थ टाइम क्या था और क्या उसको एंशिएंट चाइनीज में उसका नाम लिखना आता है। अब वो एक रेड पेन से एंशिएंट चाइनीज में उसका नाम लिख कर देता है एंड देन उसके फ्रेंड से इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करता है कि मे बी एचआर हेड शायद उसके अंदर इंटरेस्टेड होगी, शायद उसकी स्किल्स की बजाय उसको वो पसंद आ गया होगा और वैसे भी उसको खाली जॉब से मतलब होना चाहिए। खैर अब रात को जब जेहुन नहा रहा होता है तो हम एक लड़की की स्पिरिट को उसको घूरता हुआ देख पाते हैं, लेकिन वो जेहुन को दिखाई नहीं देती। अब स्ट्रेंजली उसको जॉब मिल जाती है और जॉब के पहले दिन उसके सारे कलीग्स उसको घूर घूर कर देख रहे थे। खैर अब ऑफिस के अंदर होता यह है कि जेहुन को ड्रॉर खोलते वक्त एक चोट लग जाती है और तब एचआर हेड खुद आकर क्लॉथ से उसका खून रोकती है और उसको फिलिंग का काम सौंपती है। अब फिलिंग की जगह पर जेहुन को अपनी फाइल मिलती है जिसके अंदर उसे एज अ फिट कैंडिडेट मेंशन किया गया था और तब एचआर हेड वहां से उसकी फाइल ले जाती है। अब जब जेहुन घर पहुंचता है तो उसे उसका दोस्त का कॉल आता है और वो उसको वार्न करता है कि ऑफिस में कुछ तो गलत है, क्योंकि ये सारी बातें नॉर्मल नहीं थी और उसको काफी होशियार रहना होगा। लेकिन जेहुन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी माँ का बनाया हुआ डिनर खाने लगता है जो कि उन्होंने उसके लिए रखा हुआ था। अब टेबल के नीचे एक और इंसान का खाना होता है और हमको आगे पता चलेगा कि ये किस लिए था, लेकिन यहाँ पर अजीब चीज ये थी कि टेबल के नीचे भी किसी के लिए खाना रखा हुआ था जो कि बहुत ही वियर्ड था। खैर अब रात को जेहुन को सपना आता है कि कंपनी की ओनर वुडू डॉल्स की शादी करवा रही है और असल में ये एक सपना नहीं था बल्कि सही में गोस्ट मैरिज की शुरुआत हो गई थी। अब जेहुन की आंख खुलती है लेकिन वो बॉडी को अपनी मूव नहीं कर पाता और पहली बार उस लड़की को देखता है और वो जेहुन को डरा देती है। अब अगले सीन में जेहुन उस शादी में दूल्हे की तरह प्रेजेंटेड था और इस मैरिज के अगेंस्ट कुछ ना बोलते हुए सिर्फ रोए जा रहा था और उसकी दुल्हन कंपनी ओनर की बेटी थी, इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा के साथ जेहुन का गोस्ट मैरिज हो रहा था। जी हाँ, भूतिया शादी, यानी कि ओनर की बेटी की स्पिरिट से उसकी शादी करवाई जा रही थी। असल में बात ये थी कि ये जो लड़की थी ना, उसकी आत्मा जो थी वो जेहुन से ऑलरेडी अटैच हो गई थी और इसलिए ही वो एक परफेक्ट कैंडिडेट था और वो जो डाइनिंग टेबल के नीचे खाना रखा हुआ था वो उसी की गोस्ट वाइफ के लिए था और इसी के साथ में ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। मतलब सोच रहे हो आप गए हो यहाँ पर एक जॉब के लिए, लेकिन आपकी शादी होती किससे है? एक गोस्ट से। तो मेरे ख्याल से इस कहानी
के अंदर जो पेन से एंशिएंट चाइनीज में लिखवाया गया था वो सब चीजें काफी वियर्ड थी, वो रिचुअल का ही पार्ट होगा। बात करें उसके खून के बारे में, जब वो ऑफिस में टकरा गया था तो उसका खून भी चुपके से ले लिया गया ताकि वो रिचुअल में इस्तेमाल किया जा सके, ताकि उस ओनर की बेटी की स्पिरिट को उससे अटैच किया जा सकेगा। और एंड में ऐसा ही होता है और जेहुन के पास में अफसोस करने के अलावा, रोने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं था। 8वीं कहानी का नाम है द गर्ल इन द मिरर। इस कहानी के अंदर हम ह्यूनजो से मिल पाते हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके ना ही फॉलोअर्स बढ़ते हैं और ना ही उसको कोई स्पॉन्सर मिलता है। अब प्रिटी दिखना मानो उसका ऑब्सेशन सा बन गया था। बात करें उसके प्रोफेशन के बारे में तो वो एक कॉस्मेटिक शॉप में काम करती है और शॉप में आए हुए कस्टमर्स को वो अपना इंस्टाग्राम और मेकअप वाले पेज को फॉलो करने को कहती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब वो हर लड़की को नेगेटिवली जज करने लगी थी और वो अंदर से एकदम खौफनाक होती जा रही थी। उसका इनर कॉन्शियसनेस जो होता है वो एकदम विकेट हो चुका था। वो अपनी मॉम से नोज फीलिंग के लिए पैसे मांगती है, जैसे ही उसकी माँ उसे डिनाई करती है वो वैसे ही अपनी मॉम को भी अब्यूज करने लगती है, लेकिन फिर भी उसका सेल्फी वाला भूत उसके अंदर से नहीं निकलता। और जैसे जैसे वो अपनी पिक्चर्स लेती है उसकी शक्ल डरावनी होती जाती है और तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि एक हाथ फोन से निकलता हुआ उसके चेहरे को खराब कर देता है और ऑटोमेटिकली वो फोटो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपलोड हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से ऐसी लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा नाइटमेयर हो सकता है। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कहानी हमको यही शो करना चाहती है कि अच्छा बनने के लिए आपको मेकअप, बट फिलर्स, लिप फिलर्स या फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। जस्ट बी रियल, बी नेचुरल, वो सबसे बढ़िया है और आपको एक सुकून की लाइफ भी देता है। 9वीं कहानी का नाम है ए मैनिक्विन। अब जोंग चैंग एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ पर मैनिक्विन्स को स्टोर किया जाता है, यानी कि कठपुतलियों को। अब गार्ड यहाँ पर जोंग चैंग को एक दिन मैनिक्विन से रिलेटेड एक बात बताता है कि कभी कभी ये मैनिक्विन्स की काउंटिंग अचानक बढ़ जाती है और वो मैनिक्विन ना लगकर इंसान लगते हैं और एक ऐसे ही कठपुतले को देखकर वो बहुत डर जाता है। खैर उन लोगों के जाने के बाद में हम उस मैनिक्विन को मूव होता हुआ देख पाते हैं। अब घर जाते वक्त चैंग को वेयर हाउस का ओनर दिखाई देता है जो कि एक आदमी के साथ बातचीत कर रहा था। बातों ही बातों में वो आदमी अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा देता है और उसकी शक्ल एकदम मैनिक्विन जैसी लग रही थी। चैंग ये सब देखकर काफी डर जाता है और घर जाकर इस वेयर हाउस की हिस्ट्री को पता करने लगता है। तो उसको पता चलता है कि इस वेयर हाउस का ओनर जिंदा इंसानों को मैनिक्विन में बदल देता है, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स थे और इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन जो हमने इस कहानी के अंदर अभी तक देखा है उससे तो यही लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। खैर अगले दिन गार्ड को चैंग इंटरनेट के अंदर मेंशन सारे डिटेल्स बताता है, लेकिन गार्ड कहता है कि ये सब बकवास है और वो दोनों जैसे ही वेयर हाउस ओपन करते हैं वैसे ही वो डरावना मैनिक्विन दरवाजे पे खड़ा होता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इन दोनों ने ही उसको कल एक्सट्रीम कोने के अंदर रखा था, तो वो यहाँ पर कैसे आ गया। ये देखकर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में चैंग घर जाते वक्त फिर से ओनर और इंसान जैसे लगने वाले मैनिक्विन को देखता है, लेकिन आज वो मैनिक्विन चैंग का पीछा करने लग जाता है और उससे बचने के लिए वो एक अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंच जाता है, लेकिन डेड एंड की वजह से वहीं रुकता है। अब वो मैनिक्विन चैंग का पीछा करते हुए उसके पास में जैसे ही आता है तो चैंग उसको धक्का देकर तोड़ देता है और उस मैनिक्विन के अंदर से बहुत सारा खून निकलकर बाहर गिरता है और थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि चैंग भी मैनिक्विन में तब्दील हो रहा था और ओनर तभी उसको देखकर ये बोलता है कि वो उसके जैसा ही मैनिक्विन ढूंढ रहा था और वो जैसा है वैसा बढ़िया है। और इस तरह से चैंग भी एक मैनिक्विन में बदल जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो मैनिक्विन जो था ना वो यहाँ पर चैंग से मदद मांगने वाला होगा, लेकिन शायद से अगर आप एक मैनिक्विन को तोड़ दोगे तो आप भी उसी में तब्दील हो जाओगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये फैक्ट्री कल्चर वगैरह को डिनोट करता है कि कैसे अगर आप उसके अंदर एक बार एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद आप भी वैसे ही बन जाते हो, यानी कि आपकी वो मजबूरी हो जाती है वहां पर काम करना, आपका पैसा वहां पर रोक लिया जाता है ताकि आप लंबे समय तक वहीं पर काम करते रहो। और ये चीजें इंटरनल होती है। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जिनके साथ में ऐसा होता है, या फिर उनके रिश्तेदार हैं या फिर जो भी है। इनफैक्ट बहुत से सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि उनके जानने वालों के साथ में भी ऐसा हो रखा है। तो ये चीजें बहुत ही भयानक होती हैं और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि जस्ट क्विट इट। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार फैमिली की कंडीशंस की वजह से आप बाहर जा ही नहीं पाते। और यहाँ पर ये जो खून है ना ये इस चीज को डिनोट करता है कि आप इस तरह के ही खून के आंसू रोते हो। अब हम आ चुके हैं हमारी फाइनल कहानी पर, यानी कि 10वीं कहानी पर। तो यहाँ पर इस कहानी का नाम है एस्केप गेम्स। अब यहाँ पर हम 3 यंगस्टर से मिलते हैं जिनके नाम है अलेक्सा, नूरी और यंगमिन। ये तीनों यहाँ पर एस्केप रूम या फिर रूम एस्केप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। एस्केप रूम या फिर रूम एस्केप का मतलब ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ टास्क कंप्लीट करते हुए एक रूम से एस्केप करने का रास्ता खोजना होता है। और इस नाम के ऊपर कई सारी मूवीज भी बन रखी हैं, तो आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस ये जानती होगी। खैर यहाँ पर उनको अभी अभी एक स्पॉन्सरशिप ऑफर होती है कि अगर उन्होंने इस एस्केप रूम को पार कर लिया तो उनको 10 मिलियन वॉन प्राइज मनी
मिलेगा, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 63 लाख रुपए होता है, यानी कि 63 लाख रुपीस। और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि ऑफर काफी बड़ा था। खैर वहां पहुंचने के बाद में एक ज़ॉम्बी टाइप का इंसान उन्हें बताता है कि हर डोर को पार करने के बाद उन्हें 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। और ये सुनकर वो लोग और भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी। उन लोगों को वार्न किया जाता है कि अगर वो एस्केप रूम से ना निकल पाए देन शैतान उनकी सोल्स को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ये सब उनको मजाक लगता है। मतलब साला डेविल भी अपनी मेज और ये एस्केप रूम बनाने लग गया। वाह। एनीवेज कॉन्सेप्ट तो काफी बढ़िया है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी भी बनी हुई है जो कि मैंने तीनों पार्ट को एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है हेल हाउस। और अगर आपने उन मूवीज को नहीं देखा है तो जाकर देखना, बहुत ही गजब मूवी है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर अब आगे बढ़ते हुए पहले रूम के अंदर पहुंचते ही एलेक्स के सामने एक डेड बॉडी लटक जाती है और ये सब उनको एक खेल का हिस्सा लगता है, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब नूरी को यहाँ पर एक बुक ऑफ साइंस मिलती है जिसको वो क्लू समझकर उसके अंदर से बुक का एक पेज फाड़कर अपने पास रख लेता है। यंगमिन और एलेक्सा को रिस्पेक्टिवली दरवाजे मिलते हैं। अब यंगमिन वाले डोर पर ऑलरेडी की लगी हुई थी और उसको जब वो खोलता है तो यहाँ पर सारे बुक शेल्फ्स एक के बाद एक गिर जाते हैं और यंगमिन को चोट भी लग जाती है, लेकिन वो अभी भी क्विट नहीं करना चाहता था। अब तीसरे रूम के अंदर काफी डिमोनिक पेंटिंग्स थी और सारी पेंटिंग्स के सामने एक बटन होता है। नूरी के सामने की पेंटिंग में एक लड़की का पोर्ट्रेट था जिसकी बॉडी में काफी सारे एरोज लगे थे। खैर अब जैसे ही नूरी एक बटन को प्रेस करता है तो एक एरो निकलकर उसके चीक्स को चीरता हुआ निकल जाता है। और इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को बटन को ना दबाने के लिए वार्न करता तो वहां पर एलेक्सा ने ऑलरेडी उसको प्रेस कर दिया था और एक केज के अंदर यंगमिन और एलेक्सा फंस जाते हैं और उन दोनों पर असली डेड बॉडीज का खून बरसने लगता है और उनको यहाँ पर गेम क्विट करना था क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। अब नूरी उस पेपर क्लू की मदद से एक की हासिल कर लेता है, लेकिन वो की अगले कमरे की थी और नूरी अकेला ही आगे बढ़ता है क्योंकि उनके पास में कोई और चॉइस नहीं थी। अब नूरी जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तो उसको एक एक करके डिमोनिक आत्मा मिलती है। इवन एलेक्सा और यंगमिन भी डीमंस बन गए थे। अब नूरी यहाँ पर एक पेंटाग्राम के अंदर था जो कि डिमोनिक होता है और सारी की सारी सोल्स ने उसको घेरा हुआ था। और वहां से बचकर जैसे ही नूरी अगले कमरे में जाता है तो सारी डेड बॉडीज के बीच में वो फंस जाता है एंड देन वही डेड बॉडीज के अंदर से शैतान नूरी की सोल को ले जाता है और एस्केप फेल्ड साइन से ही स्टोरी का अंत हो जाता है। यानी कि वो तीनों ही इसको पार नहीं कर पाए, ना ही उनको पैसा मिला और यहाँ पर उनकी सोल्स भी डेविल ने ले ली। यानी कि यहाँ पर ये सारा का सारा काम डेविल का और उसके जानने वालों का था ताकि डेविल को ढेर सारी सोल्स मिल जाए और वो धरती पर आकर राज करेगा। और के साथ में अर्बन मिथ्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द अर्बन मिथ साउथ कोरियन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर एंथोलॉजी मूवी पसंद आई होगी। अब यहाँ पर सारी कहानियों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ मूवीज और ये कहानियाँ काफी इंटरेस्टिंग हैं। अब ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर सारी कहानियाँ बहुत बढ़िया थी, लेकिन कुछ कहानियाँ काफी इंटरेस्टिंग थी वाकई में। और आपको यहाँ पर कौन सी कहानी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। आप 1, 2, 3 ऐसे करके लिख सकते हो। जो भी कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी आप नीचे जरूर बताना। और अगर आपको साउथ कोरियन हॉरर मूवीज पसंद आती हैं तो मैं इस तरह की और मूवीज और सीरीज भी लेकर आऊंगा, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कहानी के बीच में ही दे दी, तो यहाँ पर कोई और थ्योरी नहीं बनती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।